हम्म एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना भी आज बहुत मुश्किल लगता है, जहां ज्ञान को सहेजने के लिए कोई कोई हार्ड ड्राइव ना हो, बिल्कुल। कोई क्लाउड सर्वर ना हो, या यहाँ तक कि कागज का एक पन्ना भी ना हो। हाँ, आज के डिजिटल युग में तो ये नामुमकिन सा लगता है। है ना? लेकिन फिर भी सोचिए कि दर्शन और विज्ञान से भरे हजारों पन्नों के बराबर का जो डेटा है, वो बिना एक भी बाइट नष्ट हुए इंसानी दिमाग के भीतर पूरी तरह से सुरक्षित रहे। हम्म और वो भी कोई 1 या 2 दशक के लिए नहीं। बिल्कुल, पूरे 200 पीढ़ियों तक। मतलब भारतीय विचारधारा और ज्ञान की जो शुरुआत है, वो इसी अविश्वसनीय सच के साथ होती है। आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही है, भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक जड़ें। हाँ, ये सच में मानव इतिहास की सबसे चकित करने वाली उपलब्धियों में से एक है। पत्रों का एक पूरा संग्रह है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि भारतीय विचारधारा का विकास आखिर हुआ कैसे। अगर इन सारे स्रोतों को एक तस्वीर में ढाला जाए तो भारतीय संस्कृति एक प्राचीन विशाल बरगद के वृक्ष जैसी दिखाई देती है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। हाँ, मतलब इसकी जड़ें और तना एक ही हैं, लेकिन कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन के रूप में इसकी ढेरों शाखाएं चारों तरफ फैली हुई हैं। ठीक है। तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और इस वृक्ष की जड़ों से शुरू करते हैं, जिन्हें जिन्हें वेद कहा जाता है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि जब हम प्राचीन भारत के इस ज्ञान संचरण यानी ट्रांसमिशन की बात करते हैं, तो अक्सर लोग इसे बस कहानियों के आदान प्रदान जैसा समझ लेते हैं। हाँ, जैसे दादा दादी की कहानियां होती है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये टेलीफोन या चाइनीज विस्पर्स के उस खेल जैसा बिल्कुल नहीं था, जहां एक कान से दूसरे कान तक जाते जाते बात का अर्थ ही बदल जाता है। यही सवाल मेरे दिमाग में भी आ रहा था। मतलब अगर सब कुछ केवल मौखिक रूप से आगे बढ़ रहा था, तो समय के साथ उसमें मिलावट क्यों नहीं हुई? हम तो कल की सुनी बात आज भूल जाते हैं। सही बात है। तो फिर हजारों साल तक इन ऋचाओं को बिना किसी गलती के कैसे याद रखा गया? इसका जवाब उस भाषा के विज्ञान में छिपा है। संस्कृत के प्रारंभिक रूप में जब वेदों की रचना हुई, तो ऋषियों ने इसे याद रखने के लिए बेहद जटिल गणितीय और ध्वन्यात्मक तरीके विकसित किए। मतलब फोनेटिक्स का इस्तेमाल किया। फोनेटिक्स का। हाँ, उन्होंने पाठ के अलग अलग तरीके बनाए, जैसे जटा पाठ, घन पाठ। इसमें शब्दों को आगे पीछे उलट पुलट कर इस तरह से जकड़ दिया जाता था कि अगर कोई एक स्वर या मात्रा भी गलत बोल दे तो पूरा उच्चारण ही बिगड़ जाता था। अरे वाह, ये तो एक तरह का प्राचीन एन्क्रिप्शन था। बिल्कुल, आज के ब्लॉकचेन या डिजिटल एन्क्रिप्शन जैसा, जहां एक भी कोड बदलने पर सिस्टम अलर्ट कर देता है। एकदम सही कहा। और इसी सटीक वैज्ञानिक पद्धति के कारण यूनेस्को ने 2008 में इस वैदिक पाठ शैली को मानवीयता की मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कोटि के रूप में मान्यता दी। ये सच में हैरान करने वाला है। तो वेदों के बारे में और क्या पता चलता है हमें इन स्रोतों से? देखिए, वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ ही है जानना या ज्ञान। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हाँ, लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई धार्मिक कर्मकांड की किताब नहीं थी। अच्छा। ये एक पूरे समाज का आईना था। उस समय का समाज जनों में बटा हुआ था, जैसे भरत जन, पुरु, कुरु। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई तानाशाहों का राज नहीं था, जहां राजा का आदेश ही अंतिम सत्य हो। हाँ, मैंने भी स्रोतों में पढ़ा कि सभा और समिति जैसी संस्थाओं का जिक्र है, जहां सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। बिल्कुल। यह बहुत ही आधुनिक अवधारणा लगती है। अगर उस प्राचीन समाज में भी नेताओं का चयन या महत्वपूर्ण फैसले सामूहिक रूप से होते थे, तो इससे सत्ता के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। लेकिन एक सवाल है, मान लीजिए अगर उस दौर में कोई शासक बिना लोगों की सहमति के उन पर राज करने की कोशिश करता, तो समाज का क्या होता? अगर ऐसा होता तो वो उस दौर के सबसे बुनियादी सिद्धांत के ही खिलाफ होता, जिसे वे रित कहते थे। रित, इसे अगर आसान भाषा में समझना हो तो इसका क्या मतलब है? ये शब्द थोड़ा गूढ़ लगता है। देखिए, रित को समझने के लिए इसे प्राचीन भौतिकी और कर्म के सिद्धांत का एक मिश्रण मान सकते हैं। ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था थी, यानी कॉस्मिक ऑर्डर। जैसे कुदरत का कानून? बिल्कुल। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि सेब पेड़ से गिरेगा ही, वैसे ही रित का मानना था कि ब्रह्मांड एक तय नियम से चलता है। सूरज का उगना, मौसम का बदलना और इंसानों का नैतिक व्यवहार, ये सब इसी रित का हिस्सा था। अच्छा, तो सब कुछ आपस में जुड़ा था? हाँ, अगर समाज में शासक थूपा जाए या कोई अन्याय हो,
तो वो रित टूट जाता है और पूरे समाज में असंतुलन आ जाता है। इसीलिए सामूहिक सहमति इतनी जरूरी थी। यानी प्रकृति का नियम और इंसानी नैतिकता दोनों एक ही धागे से बंधे थे। और इसी सोच का विस्तार हमें ऋग्वेद के अंतिम मंत्रों में भी देखने को मिलता है। हाँ, जहां कहा गया है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। बिल्कुल, सत्य एक है, ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। मतलब ये एक लाइन आज के दौर की असहिष्णुता का सबसे बड़ा जवाब लगती है। एकदम सही बात है। और एक और बात जो मुझे बहुत हैरान कर गई वो ये है कि इन वेदों की रचना केवल पुरुष ऋषियों ने नहीं की थी। इसमें ऋषिकाओं यानी महिला कवयित्रियों का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान था। हाँ, उस समय महिलाओं की बौद्धिक भागीदारी समाज का एक सहज हिस्सा थी। लेकिन जैसा कि हर सभ्यता के साथ होता है, समय के साथ बदलाव आने शुरू हुए। बदलाव कैसे? जब वैदिक समाज खानाबदोश जीवन से आगे बढ़कर कृषि की ओर बढ़ा और गंगा के मैदानी इलाकों में बसने लगा, तो उनके पास खेती से उपजा हुआ अधिशेष अनाज जमा होने लगा, यानी सरप्लस अनाज। बिल्कुल। जब इंसान की पेट की भूख मिट जाती है और जीवन में स्थिरता आती है, तब उसके पास सोचने का समय होता है। और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। जब कृषि और अर्थव्यवस्था मजबूत हुई तो समाज में एक वर्ग ऐसा बन गया जिसने बाहरी अनुष्ठानों, यज्ञों और कर्मकांडों पर अपना एकाधिकार जमाना शुरू कर दिया। हाँ, मोनोपोली बन गई। और ये यज्ञ इतने जटिल और खर्चीले हो गए कि आम इंसान खुद को इस पूरी व्यवस्था से कटा हुआ महसूस करने लगा। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। देखिए, जब कोई भी व्यवस्था बहुत ज्यादा जटिल और बाहरी आडंबरों से घिर जाती है तो इंसान के भीतर एक स्वाभाविक बगावत जन्म लेती है। बिल्कुल। लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्या ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ इन महंगे अनुष्ठानों से होकर ही जाता है? इस असंतोष और जिज्ञासा ने सवालों का रुख बाहर के देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण से हटाकर सीधे इंसान के भीतर की ओर मोड़ दिया। और इसी वैचारिक क्रांति को हम उपनिषद के नाम से जानते हैं, यानी बाहरी कर्मकांडों से भीतर की चेतना तक की यात्रा। बिल्कुल सही। उपनिषदों ने एक पूरी तरह से नई दार्शनिक दुनिया के दरवाजे खोल दिए। यहीं से वेदांत का विचार सामने आया, जिसका मूल ये है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक ही दैवीय तत्व से जुड़ा है, जिसे ब्रह्म कहा गया है। ये बादलों पर बैठे किसी देवता की छवि नहीं थी, बल्कि यह वो सर्वव्यापी चेतना थी जो हर जीव, हर कण में मौजूद है। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूँ और तत् त्वम् असि वह ब्रह्म आप ही हैं जैसे महावाक्य गढ़े गए। हाँ, अगर हर इंसान के भीतर वही एक तत्व है तो कोई किसी से बड़ा या छोटा कैसे हो सकता है? इसी विचार से सर्वे भवन्तु सुखिना यानी सभी सुखी रहें की करुणा पैदा हुई। एकदम सही। लेकिन मुझे उपनिषदों की सबसे खास बात ये लगती है कि इन्होंने इन भारी भरकम सिद्धांतों को किसी नीरस लेक्चर की तरह नहीं समझाया, बल्कि कहानियों के जरिए समझाया। बिल्कुल, बहुत ही शानदार कहानियों के जरिए, जैसे श्वेत केतु और उसके पिता उद्दालक आरुणि की कहानी। श्वेत केतु की वो कहानी दर्शन को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। देखिए, जब वो 12 साल तक वेदों का अध्ययन करके घर लौटा तो वो अपने ज्ञान के भारी अहंकार में डूबा हुआ था। उसे लगा उसे सब पता है। हाँ, उसके पिता उद्दालक ने उसका ये घमंड तोड़ने के लिए उसे एक बरगद का फल लाने को कहा। जब श्वेत केतु ने फल को तोड़ा तो उसके अंदर छोटे छोटे बीज निकले। पिता ने कहा, एक बीज को तोड़ो और बताओ अंदर क्या है। श्वेत केतु ने कहा, कुछ नहीं, ये तो अंदर से एकदम खाली है। और तब पिता ने वो जीवन बदलने वाली बात कही होगी। हाँ, उन्होंने समझाया कि जिस अदृश्य खालीपन को वो कुछ नहीं कह रहा है, उसी सूक्ष्म तत्व से ये बरगद का विशाल पेड़ उगता है। अरे वाह! इसी तरह ये पूरा ब्रह्मांड भी उसी अदृश्य ब्रह्म से बना है। उन्होंने मिट्टी के बर्तनों का भी उदाहरण दिया कि चाहे घड़ा हो, सुराही हो या दिया, उनका आकार अलग हो सकता है, लेकिन उनका मूल तत्व मिट्टी ही है। ये अद्भुत है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, नचिकेता की कहानी तो और भी कमाल की है। हाँ, नचिकेता की कहानी मतलब एक छोटा सा बच्चा जो किसी साधारण गुरु के पास नहीं बल्कि सीधे यमराज यानी मृत्यु के देवता के पास पहुंच जाता है। बिल्कुल। वो यमराज से सीधे मृत्यु और आत्मा का रहस्य पूछने लगता है। यमराज उसे दुनिया भर की दौलत, लंबा जीवन, सब कुछ देने का लालच देते हैं ताकि वो ये सवाल छोड़ दे, लेकिन नचिकेता अड़ा रहता है। नचिकेता का ये अड़ियलपन दरअसल मानव मन की उस अनंत जिज्ञासा का प्रतीक है जिसे किसी भी भौतिक लालच से नहीं दबाया जा सकता।
आखिरकार यमराज को उसे आत्मा की अमरता का रहस्य समझाना ही पड़ता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इन सारे स्रोतों को पढ़ते हुए मेरी एक बहुत बड़ी धारणा पूरी तरह से टूट गई। वो कैसे? हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि प्राचीन काल बहुत ही रूढ़िवादी, पितृसत्तात्मक और महिलाओं के लिए बंद दरवाजों वाला रहा होगा। लेकिन फिर जब हम राजा जनक के दरबार की बात पढ़ते हैं तो सारा भ्रम दूर हो जाता है। अच्छा, आप गार्गी और याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ का जिक्र कर रही है? बिल्कुल। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। राजा जनक का दरबार है जो उस समय के सबसे बड़े और दिग्गज विद्वानों से भरा हुआ है और उनमें से ज्यादातर पुरुष थे। और उनके बीच गार्गी वाचनवी नाम की एक महिला उठकर खड़ी होती है। वो उस समय के सबसे बड़े